हेलो, संजय नगर पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर विनोद बात कर रहा हूं। जी, वो अर्जुन सर नहीं है, वो इस समय पुलिस स्टेशन पर नहीं है। जी। ओ जज साहब, जैन सर। जी सर, इस समय बाहर गए हैं, आते ही मैं उनको बता दूंगा कि आपका फोन आया था। एक मिनट रुकिए। हाँ, उनका नंबर मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। बहुत सारे नंबर है ना फोन में, किस किस का नंबर याद रखूंगा। वैसे भी मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। लीजिए, नंबर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सर खुद ही आ गए हैं, आप बात ही कर लीजिए। सर, जज साहब का फोन है आपके लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह स्पीकिंग। जी सर। अच्छा, कहां? ओके ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी टीम लेकर अभी पहुंचता हूं। चलो, जज साहब के फार्म हाउस पर जाना है। चलो। ठीक है। सर, दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक काम करो। जी सर। तुम पीछे जाकर देखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा अंदर जाने का। जाओ। ओके सर। जज साहब, खोलो। ये सब किसने किया? उसने मेरा मुंह भी बंद किया था। मैंने कोशिश करके अपनी पट्टी हटाई और फिर आपको फोन किया था। आपके हाथ तो बंधे हुए थे, फिर आपने फोन कैसे किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं कोशिश करता रहा, फिर मेरा हाथ थोड़ा ढीला हुआ तो मैंने जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालकर आपका नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन करके आपको फोन किया। ये वैसे किया किसने है? एक कैदी ने, उसका नाम समीर है। उसने मेरी बीवी को अपने कब्जे में कर लिया, वो उसे मारना चाहता है। आप ये बताइए कि वो है कहाँ? उस कमरे में। वो आपसे चाहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे एक केस में सजा सुनाई थी, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। चिंता मत कीजिए, वो आपकी बीवी को कुछ नहीं करेगा। हम आ गए ना, चलो आओ। दरवाजा खोलो, पुलिस है बाहर। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे सजा सुनाई थी, ये जेल से भागा और यहाँ मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझे मारा पीटा और मुझे कुर्सी से बांधकर मेरी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप जज साहब? तमीज से बात करो जज साहब के साथ। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं साहब, झूठा इल्जाम है, मैंने खून नहीं किया। शट अप। विनोद। जी सर। इन्हें थाने लेकर जाओ। ये मेरे साथ गलत हो रहा है साहब, साहब मेरे साथ गलत हो रहा है। आप सब मिले हुए हो, आप सब मिले हुए हैं साहब, आप सब जज साहब से मिले हुए हो, आप उसको बाहर सब लेकर मिले जाओ। हुए हो साहब, आप सब मिले हो। आई एम सॉरी जज साहब, हमें आने में देर हो गई। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको देर से फोन किया था। सर, मैं अपनी टीम बुला लेता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि रिपोर्ट भी जल्दी आ जाए। सर, अब हौसला रखें और मुझे सब कुछ बताइए। इंस्पेक्टर साहब, इसका नाम समीर है, इस पर चोरी का मुकदमा चल रहा था। ये बार बार कह रहा था कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन सुनवाई में ये साबित हो गया कि चोरी इसी ने की थी, तो मैंने इसको 3 साल की सजा सुना दी थी। ये यहाँ कैसे पहुंचा? जब ये जेल में था तो मैं इससे मिलने गया, क्योंकि मुझे लगता था कि इसे उस केस में झूठा फंसाया गया है। मुझे इस वक्त पता लग गया इसका दुनिया में कोई नहीं है, तो मैंने इसे कहा
कि जब भी तुम जेल से रिहा हो जाओ सीधा मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। वहाँ मैं और मेरी पत्नी दोनों ही रहते हैं और तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो। और थोड़े दिनों के बाद ये जेल से भागकर सीधा मेरे फार्म हाउस में आ गया। इसने मेरी वाइफ को कब्जे में कर लिया और कहने लगा कि मैंने तुमसे बदला लेना है। मैंने बहुत समझाया, बहुत विनती की, लेकिन ये नहीं माना। इसने मेरे साथ बहुत मारपीट की और मेरा मुंह बंद करके कुर्सी से बांध दिया और मेरी वाइफ को खींचकर बेडरूम तक ले गया। आपने उसको सजा सुनाई, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। यही मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था। माफ करना जज साहब, इसमें गलती आपकी भी है। आपको उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था। हाँ, ये मेरी गलती है, पर मैंने इंसानियत के नाते सोचा कि मैं इसको सॉरी कह दूं। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो एक अपराधी है। एक अपराधी ही ऐसी हरकत कर सकता है जो इस वक्त इसने की है, मेरी बीवी को मारकर। समीर यहाँ पे कब आया था? कल देर रात को। दरअसल मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं न्यूज़ देख रहा था, तो ये आ गया। मैं इसे देखकर चौंक गया। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछता, इसने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं कुर्सी पर बंधा हुआ हूं और अंदर से बेडरूम का दरवाजा बंद है। अंदर बेडरूम से मेरी बीवी की चीखें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी तेज चीख सुनाई दी, फिर उसके चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। काफी देर तक मैं कोशिश करता रहा और जैसे मुझे होश आया मैंने पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। थैंक यू सर। आपने तो उसको 3 साल की सजा सुनाई थी ना? ये बचेगा नहीं। अब इसको उम्र कैद की सजा होगी। दैट्स फॉर श्योर सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो चाहता हूं इसको फांसी हो। इसने मेरी मासूम बीवी को मारा है। पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया होगा। अगर मुझे ये खून माफ हो जाए तो मैं इसका खून कर दूंगा। सर, आप बहुत देर से किसी सोच में गुम हैं। क्या सोच रहे हैं? पता नहीं यार, इस केस का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सी उलझन है। पर मुझे तो कोई उलझन नजर नहीं आ रही साहब। केस बिल्कुल साफ है। जज साहब ने समीर को सजा सुनाई और उसने बदला लेने के लिए जज साहब की बीवी का कत्ल कर दिया। और अगर हम उसी समय पर ना पहुंचते तो वो जज साहब का भी कत्ल कर देता। ये तो वो बात है जो सामने दिखाई दे रही है, पर मुझे इस कहानी के पीछे भी एक और कहानी लगती है। कैसी कहानी सर? जज साहब अपने में कुछ छुपा रहे हैं। अगर जज साहब कुछ छुपा रहे हैं तो ये बात हमें समीर भी तो बता सकता है कि वो क्या छुपा रहे हैं। वो भी तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ ही बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा तो दोनों के झूठ के बीच फर्क भी तो साफ नजर आएगा ना सर। गुड, ठीक कह रहे हो तुम। तुम बार बार बोल रहे थे कि जज साहब झूठ बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। एक पुलिस वाले के सामने मुजरिम होकर जज को उल्टी सीधी बातें कहना, वो भी बिना डरे, बिना झिझके। कोई तो बात है। क्या बात है? बता। बहुत बड़ी बात है जनाब। वही तो मैं जानना चाहता हूं। जाने दो सर, कोई फायदा नहीं सुन के। आप भी कानून वाले
वो भी कानून वाले। आप तो उन्हीं का साथ दोगे ना? मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं, जो भी कहना सच कहना। अगर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया तो मैं प्रॉमिस करता हूं इस केस से मैं तुम्हें बरी कराऊंगा। पर अगर मुझे पता चला कि जो जज साहब बोल रहे हैं वो सच है, तो यकीन मान, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा हो। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है जनाब। मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई बड़ा वकील कर पाता। मामूली सा वकील किया था, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। तो जज साहब ने मुझे 3 साल की सजा सुना दी। समीर टंडन की बेगुनाही साबित करने के लिए उसके वकील ने बहुत सारे सबूत पेश किए, पर इस अदालत की नज़र में सारे सबूत बेबुनियाद हैं। समीर टंडन के खिलाफ जो सबूत और गवाह पेश किए गए वो ठोस नहीं है। इससे ये साबित होता है ये समीर टंडन मुजरिम है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अदालत समीर टंडन को मुजरिम मानते हुए 3 साल की सज़ा सुनाती है। बहुत गुस्से में हो, होना भी चाहिए। मैंने तुम्हें 3 साल की सजा जो सुनाई है, मैं क्या करता? सबूत और गवाह सब तुम्हारे खिलाफ थे। जज जज्बात से या दिलो दिमाग से फैसला नहीं कर सकता। उसका फैसला सबूतों और गवाहों का गुलाम होता है। सबूत और गवाह बहुत मजबूत थे, इसलिए मुझे सजा सुनानी पड़ी थी। तो ये सब कहने आया आप यहां पर? नहीं, मैं तुम्हें सॉरी कहने आया हूं। समीर, मुझे पता है तुम बेगुनाह हो। तुम्हें सजा दिलाने के लिए जो सबूत और गवाह तैयार किए गए थे वो बहुत मजबूत थे, इसलिए चाहते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। समीर, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। समीर, मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए हैं, मगर मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे फैसले के बाद मुझे बेचैनी होने लग गई है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है और कोर्ट में जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। समीर, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन आपके प्रायश्चित से मेरी जिंदगी तो नहीं बदलेगी ना जज साहब? पर एक काम हो सकता है, मैं तुम्हारा केस हाई कोर्ट में लड़ूंगा, पर उसके लिए टाइम लगेगा। हो सकता है तब तक तुम्हारी 3 साल की सजा पूरी भी हो जाए। तो आप यहां क्या लेने आए? जाइए यहां से। समीर, बता मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे प्लीज इस जेल से बाहर निकालिए। तुम्हें बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। तो जाइए यहां से, मैं खुद ही निकल जाऊंगा यहां से। वो कैसे? मैं जेल से भाग जाऊंगा। ऐसी गलती कभी मत करना, मुसीबत में पड़ जाओगे। यह तकलीफ कम है जज साहब? समीर, एक काम मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके का बता सकता हूं, जिससे तुम्हारे भागने की खबर पुलिस को बहुत देर में मिलेगी, और इतनी देर में तुम अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेना। बता, मानेगा मेरी बात? क्या करना होगा जज साहब?
मैं जेलर से बात करके तुम्हारी ड्यूटी कचरे के ट्रक पर लगवा दूंगा। वहां तुम्हारी सुबह सुबह ड्यूटी होगी। मौका देखकर किसी दिन ट्रक के साथ भाग जाना, पर याद रखना अपने घर मत जाना। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कोई ऐसी जगह जहां पर पुलिस ना पहुंच सके। तो क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही छुप छुप के भागता रहूंगा? कुछ दिन पुलिस से बच के रहना, तो फिर खुद ही तुम्हारी फाइल बंद हो जाएगी। फिर खुलकर जिंदगी जीना। पर यहां से निकल के मैं जाऊंगा कहाँ? एक काम कर, ये मेरे लिए भी एक प्रायश्चित का मौका है। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। यहां से निकलकर सीधा मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। मेरे फार्म हाउस पर रहेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। पुलिस भी वहां तक तलाशी लेने नहीं आएगी। जब तक मामला ठंडा नहीं होता, तू मेरे साथ ही रहना। मैं जेलर से बात कर लेता हूं। कल सुबह ही तुम्हारी ड्यूटी ट्रक पर लग जाएगी। ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत पर बन जाएगी। जैसे यहां से निकलो, सबसे पहले मुझे फोन करना। जी सर। सर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। इट्स माई प्लेजर। दूसरे दिन मैं कचरे के ट्रक में बैठकर जेल से भाग गया। जज साहब ने तुझे जेल से भगाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है? कमाल है। खैर, असली बात बता, तुम फार्म हाउस पहुंचे कैसे? बाहर निकल के सबसे पहले मैंने जज साहब को ही फोन किया। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर, मैं समीर टंडन जी। हाँ समीर, बोलो। जेल से निकल गए? हाँ जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ी आसानी से निकल गया जी। और तो और अभी तक पुलिस वालों को पता भी नहीं चला। शाबाश। अभी कहाँ हो तुम? सर, मैं अभी हाईवे पे खड़ा हूँ। कोई साधन ढूंढ रहा, बस। जैसा ही कुछ मिलता है जल्दी आता हूँ आपके पास। ठीक है, जल्दी आओ। खाना साथ में ही खाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब इस घर को अपना ही घर समझो और आराम से रह। यहाँ कोई नौकर नहीं है। सारे काम अपने आप खुद ही करने होंगे। सर, आपका काम भी मैं ही कर लूंगा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने काम करने अच्छे लगते हैं। कल मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आऊँगा। इस घर में आराम से रहो। आज से ना मैं जज और ना तुम मुजरिम। सर प्लीज सर, आप मुझे मुजरिम ना कहें। बहुत तकलीफ होती है सर। ओके ओके, नहीं कहूँगा मैं तुम्हें मुजरिम। समीर कह सकता हूँ? हाँ समीर, तुम अंदर जाओ और जाकर फ्रेश हो लो और फिर जल्दी आओ। फिर हम ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक सर? क्यों, तुम पीते नहीं? सर, लेता तो हूँ, पर आपके साथ। फिर क्या हुआ? मैंने कहा ना, अपन दोनों दोस्त हैं। तो जा, अंदर जाकर फ्रेश हो जा। फिर अपन ड्रिंक करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
रिंकू नाम है जी उसका। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं सर। उसी के लिए तो जेल से भागा हूं सर। प्यार होता ही ऐसा है भाई। बंदे को कुछ भी नहीं नजर आता। तुमने बहुत अच्छा किया। जब ये सारा मामला खत्म हो जाएगा ना, तो उसके पास जाकर उसे प्यार से समझाना, तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं तो जी सीधे शादी की बात करूंगा। आपसे मिलवाने लेकर आऊंगा आपके पास। मेरे पास? क्यों? आशीर्वाद दिलवाने। मेरा तो इस दुनिया में और कोई है नहीं सर। जितना प्यार आपने मुझे दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। जितना भरोसा आपने मुझ पर किया है आज तक किसी ने नहीं किया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे नहीं नहीं। तू बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया है। पर मुझे पूछा जरूर जाएगा। क्योंकि जेलर सब जानता है। उसे पता है कि मैंने तुम्हारी सिफारिश की है। तो फिर आप क्या कहेंगे सर? वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछताछ होनी है। उससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तुम आराम से रहो, यहीं घर पर रहो। हाँ। हाँ जी जेलर साहब। अच्छा, कब? कैसे? ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि वो इतना शातिर है। जेलर साहब, मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी थी, इसलिए मैंने आपसे उसके लिए सिफारिश की थी। आई एम वेरी सॉरी जेलर साहब। अच्छा, पुलिस खोज रही है उसको? हाँ, और कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा या अपने गांव जाएगा? हाँ। कोई बात नहीं जेलर साहब, मैं कुछ दिन बाद आपके पास आता हूँ मिलने के लिए। हाँ, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, तकलीफ कैसी? मैं तो अभी जाग ही रहा था। ठीक है, गुड नाइट। तेरे जेल से भागने की खबर फैल गई है, पर मीडिया को अभी कुछ नहीं बताया गया, ये सोचकर कि मेरा नाम भी बीच में है। वो तो मुझे ढूंढ रहे होंगे ना? हाँ, ढूंढ रहे हैं तुम्हें, पर मैंने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया है, तुम्हारे गांव। तुमने अपने गांव में तो फोन नहीं किया ना? नहीं नहीं, करना भी नहीं। नहीं करूंगा जी। देख भाई, मुझे तो अब नींद आ रही है। मुझे लगता है कि तुमको भी ज्यादा चढ़ गई है। उठो, मैं तुम्हें बेडरूम दिखा देता हूँ तुम्हारा। चलो, संभल के चल। ध्यान से। चलो चलो, मैं ठीक हूँ। चलो सर। उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं जनाब, मैं तो बहुत नशे में था। मुझे तो लेटने से पहले ही नींद आ गई थी। मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही सो गया था। उधर दरवाजा खटका तो मुझे होश आया। दरवाजा खोला
तो आप सामने खड़े थे। फिर जज साहब को किसने बांधा? पता नहीं जनाब। पर वो बार बार तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं फिर? यह भी नहीं पता साहब। अच्छा, जब तुम होश में थे तुम्हें इस बात की खबर थी कि जज साहब के साथ फार्म हाउस में उनकी वाइफ भी है? नहीं जनाब, मुझे तो जज साहब ने यही कहा था कि वो फार्म हाउस में अकेले रहते हैं। स्ट्रेंज। फिर जज साहब ने ये क्यों कहा कि उनकी वाइफ उनके साथ रहती है जबकि वो अकेले थे? यह भी मुझे नहीं पता जनाब। पर मुझे पता करना पड़ेगा। क्या हुआ सर? सच क्या है? कुछ पता चला? सच का पता चला, पर जो मैं सोच रहा हूं वो ठोस वजह नहीं है। कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर अब क्या सोचा है? सोच रहा हूं जज साहब के पास जाकर बात की जाए। समीर के मुताबिक कत्ल की रात वो नशे में चूर था, वो सो गया था। अगर समीर नशे में चूर था, सो गया था, तो फिर जज साहब को किसने बांधा और उनकी पत्नी का कत्ल किसने किया? अगर ये काम किसी तीसरे बंदे का है तो फिर जज साहब समीर पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वैसे बात तो यह भी सोचने वाली है। सोचने वाली नहीं, जज साहब से पूछने वाली है। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूं। जी। अर्जुन, तुम आओ। बैठो। नो सर, थैंक्स। वर्दी में आए हो, लगता है केस के सिलसिले में कोई पूछताछ करने आए हो। जी। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मांग लेना। जी जरूर। पूछो। सर, समीर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर विश्वास करने का दिल नहीं करता। बस इसीलिए मैं आपके पास पूछने के लिए आया हूं। बिना किसी संकोच के पूछ सकते हो। ये जो इतनी लंबी कहानी सुनाई है तुमने मुझे, ये सारे समीर के वचन है ना? जी सर। तो तुम्हारा क्या कहना है? मेरा मतलब तुम्हें उसकी बात पर कितना विश्वास है? आई डोंट नो सर, मैं खुद कंफ्यूज हूं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि सच सामने आ सके। हाँ, तुम समीर की बातें सुनकर कंफ्यूज हो। इट मीन्स तुम्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सही है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ऐसे ही नहीं समझ लो, बल्कि ऐसा ही है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हें एक मुजरिम की बात पर विश्वास है, पर एक तजुर्बेकार जज की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो बात नहीं है सर, मैं तो सिर्फ ये जानना। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ केस की ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। समीर का कहना है कि ये कत्ल उसने नहीं किया। तो तुम्हें क्या लगता है, उसने इनकार कर दिया तो इसका मतलब मैंने खून किया है? एक बात बताइए सर, कि आपने समीर के जेल से भागने में मदद की थी? बिल्कुल की थी। वो इसलिए कि वो बेगुनाह है। वो झूठे सबूतों और गवाहों की वजह से फंस गया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की सोची। उसके साथ इंसाफ होना चाहिए था, इसलिए मैंने जेलर से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी ड्यूटी कचरे के ट्रक में लगा दी जाए। इसके सहारे वो जेल से भागने में कामयाब हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरी वाइफ का कत्ल कर देगा।
और मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाएगा। आपको पता है कि आपने जो किया है वो जुर्म है? जानता हूं, इसके लिए मुझे सजा भी हो सकती है, तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं, पर सजा उसे भी मिलनी चाहिए, उसने मेरी वाइफ का कत्ल किया है। सर, समीर के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और आपने भी उसे कत्ल करते हुए नहीं देखा, तो फिर कौन से सबूतों के आधार पर उसे कातिल साबित करेंगे? इंस्पेक्टर, सबूत इकट्ठा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे हो। वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। सर, एक बात बताइए, आपकी बीवी भी यहां आपके साथ रहती थी? नहीं, ये मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर शहर में है, पर वो अक्सर यहाँ आ जाती थी। वो जब भी मेरी पसंद की कोई चीज बनाती थी तो लेकर यहाँ आती थी। तो बच्चे वगैरह? बस ये केस से बाहर की बात है। इससे पहले केस के बाहर की बातें की जाएं, तुम यहां से चले जाओ। ओके सर। जज साहब के चेहरे का उड़ा हुआ रंग और मेरे सवाल पूछने पर उनका गुस्सा हो जाना मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे भी 200% लगता है कि जज साहब ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। समीर सच ही बोल रहा है। यह तो तुम कह रहे हो ना, पर हम इस बात को साबित कैसे करेंगे? समीर से कोर्ट में सच बुलवा कर? नहीं, समीर खुद एक मुजरिम है, उसकी गवाही कोई काम नहीं आएगी, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें ठोस सबूत चाहिए। कोई मुजरिम को सिर्फ इसीलिए कि उसे हमदर्दी है जेल से भागने की सलाह दे, यह भी तो एक जुर्म है। कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? जब तक उसमें अपना कोई दूसरा मकसद पूरा हो, इतना बड़ा कदम तो वो तभी उठा सकता है। सर, वैसे भी ये कोई छोटा रिस्क नहीं था। जेलर साहब ने खुद उसे कचरे के ट्रक पर ड्यूटी दी थी ताकि समीर को जेल से भागने में आसानी हो जाए। और यह भी नहीं सोचा कि अगर बात खुल गई तो उनकी इज्जत का क्या होगा। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग ही जाएगा। कब तक आएगी रिपोर्ट? कल तक। आप कौन सी बात से ऐठे रहते हैं, क्या मैं नहीं जानती? जब आप कोर्ट में थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करते हैं मुझसे। और क्या करूं, तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। 30 साल हो गए शादी को, तुम मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी। अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते? इसलिए ना कि अगर आप में कोई कमी निकली तो आप मेरी नजरों में गिर जाएंगे और फिर आपके पास मुझ पर इल्जाम लगाने के बहाने खत्म हो जाएंगे। फिर आपके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बकवास बंद कर। ये क्यों नहीं कहते? सच बोलना बंद कर, क्योंकि सच आपसे बर्दाश्त नहीं होता। शट अप। यू शट अप मिस्टर नंद कुमार सिंह। ये आपकी कोर्ट नहीं है जहां पर आप चीख चीख कर बोलोगे मुझसे। ये घर है और घर के अंदर घर वाली का हुक्म चलता है। घर वाली पता है कौन होती है? घर वाली वो होती है जो घर वाले की इच्छा पूरी करे, उसे समझे, उसे खुशियां दे, उसको एक बच्चा दे, खुद एक माँ बने। जब आप इस काबिल नहीं हो तो मैं कहीं और जाकर बच्चा पैदा करके लाऊंगी क्या? कामनी, 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 कामनी।
हेलो जी, बोल रहा हूँ। बोलिए जेलर साहब, किस लिए फ़ोन किया था? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। सॉरी जेलर साहब, मेरी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए हैं। नॉट टू वरी जेलर साहब, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक्स। वो मर गई, लेकिन मुझे मुसीबत में डाल दिया। अगर ये बात खुल गई तो सारी जिंदगी जो इज्जत बनाई थी वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। क्या करूं? अर्जुन पूछताछ पर उतर आया है, मैं उसके साथ आंखें कैसे मिलाऊंगा? जो जिंदगी भर मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता था, मुझे सलाम करता था, आज मुझे जलील करेगा? नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। गला घोट के मारा गया। गर्दन पर उंगलियों के निशान हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ की उंगलियों के। कत्ल करने वाला लेफ्ट हैंडेड है। जज साहब की वाइफ की गर्दन पर जो निशान मिले हैं वो लेफ्ट हैंड के हैं। फिर तो कातिल का पकड़ा जाना और भी आसान है। तो क्यों ना पहले समीर से ही पूछताछ करते हैं। समीर, जी जनाब। इनमें फोटो हैं, जरा देखकर बता, तू पहचानता है? जनाब इसमें तो कोई फोटो ही नहीं है। आगे है, तू पेज पलटता जा। नहीं जनाब, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कातिल नहीं हो सकता। ये लेफ्ट हैंडेड नहीं है। जज साहब, आप आइए, बैठिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं बेचैन रहने लगा हूं। दिल पर एक बोझ है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है। बोझ कैसा सर? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सर ना कहो, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है। मैं मुजरिम हूं इंस्पेक्टर साहब। मुजरिम? हाँ, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, पर मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। हमारा अक्सर झगड़ा हो जाता था। उस रात भी किसी बात पर हमारी बहस हुई और मैंने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसका सर एक टेबल से जाकर टकराया। कोई अंदर की चोट की वजह से उसकी मौत हो गई।
ये आपकी वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसका मैं क्या करूंगा? आप देखिए तो सही। खैर छोड़िए, मैं ही आपको सब कुछ बता देता हूं। आपके मुताबिक आपने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा और उसका सिर एक टेबल से टकरा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पर इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत गला दबाने से हुई है। जिन्होंने उनका गला दबाया है वो कातिल लेफ्ट हैंडेड है। ये आप क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मैंने उसका गला नहीं दबाया, मैंने तो बस एक थप्पड़ मारा था, वो गिर गई और उसकी मौत हो गई। वो एक हादसा था, तो आप इस हादसे को एक कत्ल का नाम दे रहे हैं? अगर आपकी वाइफ आपके हाथों मारी जाती तो ये जरूर हादसा होता। पर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कातिल कोई और है। कोई और है? कौन? जो लेफ्ट हैंडेड है। आपके सर्कल में कोई ऐसा हो जो लेफ्ट हैंडेड हो? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। अपनी पत्नी का कत्ल मैंने किया है। ये तो आप कह रहे हो ना जज साहब, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वाइफ का कत्ल गला घोट कर किया गया है। अब जरा याद करके बताइए कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो लेफ्ट हैंडेड है? लेफ्ट हैंडेड तो मेरा साला है। कहाँ रहता है वो? विकी, विकी तुम्हारा ही नाम है? यस। 15 तारीख की रात को तुम कहाँ थे? 15 तारीख की रात को कितने बजे? यही कोई 2-3 बजे। वाह भाई इंस्पेक्टर साहब, 2 से 3 बजे के बीच बंदा क्या करता है? सोता है। आप जज साहब के साले हैं? हाँ जी। क्या आप उनसे बात करवा सकते हैं? बात नहीं करता मैं उनके साथ। क्यों? उस बंदे के घर में मेरी दीदी का कत्ल हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि उस बंदे ने मेरी दीदी का कत्ल किया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो हर दिन मेरी दीदी के साथ मारपीट करते थे, मारते थे, लड़ते थे। कई बार हाथ उठाए उन्होंने। क्यों? कारण? बच्चा चाहिए था उनको। कई साल हो गए थे शादी को। मां नहीं बन सकती थी मेरी दीदी। सारी गलती मेरी दीदी की बताता था। खुद तो वहां फार्म हाउस में पड़ा रहता था और इधर दीदी अकेली रोती रहती थी। मैं तो कहता हूं कि मरना तो उसे चाहिए था, जज को, मेरे जीजे को। बहुत जुल्म किया उसने मेरी बहन पर। मेरी बात मानो इंस्पेक्टर साहब, उसको पकड़ो, उसने किया है कत्ल। आपको शायद पता नहीं, आपकी दीदी का कातिल पकड़ा गया है। इस वक्त वो जेल में है। इंस्पेक्टर साहब, गलत फहमी हो गई है आपको। गलत बंदे को पकड़ लिया आपने। कत्ल उसने किया है, जज ने, जीजा ने मेरे। उसे पकड़ो। ये बात आप उनके सामने बोल सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, है हिम्मत? मैंने तो सुना है कि आप हमसे डरते हैं। मैं डरता हूं? मैं क्यों डरूंगा उससे? मैं अभी कॉल करता हूं अपने जीजा को। बिजी आ रहा है फोन। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना। एक गिलास पानी मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, आइए बैठिए अंदर। नहीं, यही ठीक है। सर, ये तो लेफ्ट हैंडेड है ही नहीं। ये तो राइट हैंड से फोन डायल कर रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पास क्या लेने आए हैं? आपके जीजा जी और दीदी के रिश्ते के बारे में जानना था, इसीलिए आए थे। वो तो मैं आपको बता चुका हूं। थैंक्स।
मैं ये सोच रहा था कि लेफ्ट हैंडेड होने के बावजूद राइट हैंड के साथ मैनेज कैसे कर सकते हैं, पर मैं पक्का नहीं था। पर अब एकदम पक्का हो गया है। बता, अब सच अपने आप बोलोगे या मैं बुलवा दूं? हाँ, कत्ल किया है मैंने अपनी बहन का कत्ल किया है। बहुत समझाया था मैंने उसे, पैसे की डिमांड रख के उस जज के साथ डाइवोर्स ले ले। अपनी इज्जत बचाने के खातिर जीजा हर डिमांड पूरी करेगा, लेकिन नहीं, उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया उसने मुझे। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अपने जीजा की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में होगी। तो मैंने भी एक प्लान बनाया कि दीदी का कत्ल करके इल्जाम जीजा के सर लगा दूंगा। दीदी वहां और जीजा जेल में। बस इंतजार था, तो एक मौके का इंतजार था। मुझे भी पता था, जब भी दीदी और जीजा आपस में मिलते थे खूब लड़ते थे। फिर क्या, मिल गया मौका। उस दिन दीदी जीजा जी से मिलने फार्म हाउस जा रही थी। तो मैंने भी उनका पीछा किया। जब दीदी अंदर चली गई तो वो अंदर फिर लड़ने लग गए। बस बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन लिया मैंने। अचानक उन दोनों की आवाज आई। मैं सोच रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं किसी भी तरह अंदर जाना चाह रहा था ताकि सच का पता लग जाए। जब बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने अंदर जाने का रास्ता निकाल लिया। मैं उसके बेडरूम में पहुंचा जहां दीदी की लाश पाई गई थी। वहां वो कैदी और दीदी बेहोश पड़े थे। मैं खुश हो गया। सोचा कि पुलिस को फोन करूं। फिर ये सोच कर रुक गया कि पुलिस समझ जाएगी ये मर्डर प्लानिंग से किया गया है। मैंने सोचा जीजा ने मारा है तो वो पकड़ा भी जाएगा। मैं कुछ भी करके खेल नहीं बिगाड़ना चाहता था। और जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मैंने देखा कि दीदी होश में आ रही है। दीदी तो जिंदा है। मुझे अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आया और फिर मैंने एक हाथ से दीदी का मुंह बंद किया और अपने लेफ्ट हैंड से ताकत के साथ उसका गला दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें ना रुक जाए। फिर देखते ही देखते दीदी ने दम तोड़ दिया। इससे पहले कि कैदी को होश आ जाता या फिर कोई और वहां जाता, मैं वहां से भाग गया। जीजा ने सोचा कि कत्ल उन्होंने किया है, इसलिए उन्होंने कत्ल का इल्जाम उस कैदी के सर लगाने का प्लान बना लिया। पर तुम्हारे लेफ्ट हैंड ने सारा पर्दाफाश कर दिया। लालच बुरी बला है मुजरिम विक्की, अच्छे खासे इंसान को बुरा बना देती है। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, विक्की के किए की सजा तो उसे मिल जाएगी, समीर की सजा भी बढ़ जाएगी, पर ये सारा जो कुछ हुआ है उसका जो असली जिम्मेदार है उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। इंसानियत के नाते मैंने समीर को जेल से भागने की सलाह दी, जो कानूनन जुर्म है। अपनी बीवी पर हाथ उठाया, ये दूसरा जुर्म है। उसे मरीज समझकर समीर के सर इल्जाम लगाने की कोशिश करना भी कानूनन जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूं। मुझे बड़ा शौक था लोगों का भला करने का, पर मैं ये भूल गया, नेकी चाहे कितनी भी कर लो, एक बुराई उसे दीमक की तरह खा जाती है।
जज साहब, आपने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए होंगे, पर आज जो फैसला आपने अपने लिए किया है वो बिल्कुल ठीक है।